मंत्री जी वैसे तो बहुत सम्मानित हैं, पर सदन में कुछ वादा खिलाफी कर रहे हैं। और कानून की अगर बात करें हम आपको, तो आपने राइट टू वे को डिफाइन कर दिया, पर आपने कहीं भी नहीं लिखा कि ये दुकानें राइट टू वे कौन सी जगह पर आती हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में आती हैं। आज मैं अजीब बात सुन रहा हूं कि ये सड़क प्रांत की बिलोंग करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बिलोंग करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो सारी कौन से डिपार्टमेंट की है? उसके बाद मंत्री जी, ये दुकानें 1997 के अंदर बनी थी और 1997 में आपकी म्युनिसिपल कमेटी ने बनाई थी, और 1997 से लेके आज तक उन दुकानों का किराया लिया जा रहा है। उनको अलॉटमेंट लेटर इश्यू हुआ और उसके बाद आपकी स्कीम जो है वो 1/6/2021 को आई, उसमें ये डेफिनेशन के अंदर पूरी होती है। मैं ज्यादा समय पढ़ूंगा तो उसमें वो नहीं है, और वो हो जाएगा उसके लिए उसकी डेफिनेशन को, और साथ में जो इसका पोजीशन है, any property falling or part thereof falling within the right of way department or any category of there। अगर ये दुकान, ये सड़क थी, ये सड़क किसकी थी? ये सड़कें क्यों बनाई गई? आज के दिन में आपको ये देने में आपत्ति क्या है? मेरे को इस बात की समझ किसी हालत में नहीं आई। मैं सप्लीमेंट्री बात में पूछता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरी की पूरी जो नीति है, ये पूरे हरियाणा को देखकर लगभग 1800 दुकानें, 1803 दुकानें थी, उनको देखते हुए जो 25 साल से ज्यादा नगर पालिका के यहाँ किराए पर दी हुई थी, उनको मालिकाना हक देने के लिए पब्लिक वेलफेयर के अंदर ये नीति लाई गई, और उस नीति पहली बार लेकर आई गई, और उस नीति को जो है हम लोगों ने लागू भी किया। लेकिन ऐसी जगह उसके अंदर एक प्रोविजन भी था कि जो रोड के अंदर दुकानें आती होंगी, ये टोटल जो कैरिज वे है 60 फुट का कैरिज वे है, और इसके अंदर लगभग 20 फुट के करीब ये दुकानें उस कैरिज वे के अंदर आती हैं। इसलिए इन दुकानों को रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। बात ठीक है कि नगर पालिका इसका किराया लेती है, नगर पालिका रखरखाव करती है। वो लोग, माननीय विधायक जी ने भी इसका क्वेश्चन को पहले भी सदन के अंदर रखा था, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, हमारी डिटेल चर्चा भी इस पर हुई, लेकिन उसको कोई ना कोई उसका प्रोविजन निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि उसके पीछे एक पार्क आता है कि इनको अगर पीछे हटा के पार्क की जगह पर कोई आपत्ति ना हो, कोई नियम कायदे कानून के तहत उसे कर सकते हैं, या कैरिज में जितना बचा हुआ है वो एप्रोप्रिएट या नहीं, उसकी स्टडी करके इसकी एक अमेंडमेंट पॉलिसी लेकर आई जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, और सिंपैथेटिकली इस पर विचार करने का आश्वासन मैं इस सदन में देता हूं। इधर से तो आप आश्वासन दे रहे हैं और मेरी रिप्लाई को, मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए देखिए जवाब नहीं है, पॉलिसी पॉलिसी का रिव्यू करेंगे और कितने टाइम में करेंगे? बस बची बात। मैंने कहा ना, उसका डिनायल है, बिल्कुल एज पर पॉलिसी वो नहीं बनता। लेकिन आपसे कहा कि ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर सिंपैथेटिकली विचार करेंगे। पिछली बार मंत्री जी आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी की जमीन है, ये पीडब्ल्यूडी का नक्शा मैं लेके आया हूँ। कहीं भी पीडब्ल्यूडी की, म्युनिसिपल कमेटी की जमीन है सारी। नहीं, म्युनिसिपल कमेटी की जमीन, सरकार की जमीनें, सभी विभागों की जमीनें सरकार की होती है। सरकार की जमीनें म्युनिसिपल के बाद भी डिपार्टमेंट करती है। सरकार के बाद डिपार्टमेंट होते हैं नहीं है? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सरकार की जमीनें। चलिए, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। मंत्री जी, कोई नई बात कहनी है तो आप बताएं। श्री रामकरण, नंबर 13 जी। मंत्री जी, 1800 दुकानें जो है हमने रेगुलाइज करी है, 1800 दुकानों को और कह दिया ना इसके लिए कि मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ दी वे जाके मुख्यमंत्री ठीक है, उन्होंने बत्रा जी जवाब दे दिया, उन्होंने बत्रा जी जवाब आ गया इसका। ठीक है मंत्री जी, ठीक है, जवाब आपने दे दिया पूरा। मंत्री जी प्लीज। माननीय स्पीकर साहब, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि शाहबाद के अंदर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, और इसका जो उत्तर है कि स्पीकर सर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि शीट फ्लो पर बहने वाला जो पानी है वो बड़ी मात्रा में होता है।
और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से निकालना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। और बेटेन नाला गांव रावा से गांव मसाना तक प्राइवेट लैंड से होकर बहता है। इस ड्रेन की अप्रूव्ड कैरिंग कैपेसिटी 100 क्यूसेक्स है। हालांकि बाढ़ के समय बहाव 100 क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो पानी साथ लगते खेतों में फैल जाता है और बहाव कम होने पर वापस नाले में चला जाता है। नाले को कंक्रीट से पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि कृषि क्षेत्रों में नाले आमतौर पे कच्चे ही चलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा, जो 9 बजे पीर की बात करी आपने, वहाँ से पानी जो ओवर करे आपको पानी ऊपर, जो पीछे से हमारे से जाकर पानी छोड़ दिया पीछा, वो तो वहाँ छोड़ दिया पीछा। जो ये जिम्मेदार कहाँ जाएंगे जिनके खेता पानी, वो जो ओवर पानी है ना, वो उसके अंडरग्राउंड पाइप मतलब यहाँ नरवाने के अंदर 30 किलोमीटर में पाइप दबाया पिछले उसमें, ये क्यों दब सकता? ये तो 10 किलोमीटर है सारा। ये एंड जो पानी फालतू है वो पाइप में जाकर नीचे आओ नहर में गिर सका। जो ओवर पानी है वो खेत में पानी है, खेत में जाएगा। अब पिछले बार कितनी फसल खराब हुई, कहते मुआवजा दे दिया, एक भी मुआवजा नहीं मिला जिम्मेदारों को। किसी को मुआवजा, मैं आपको कितने कागज देगा था, मैं बताओ किसको मुआवजा मिला? फसल उनकी मर रही, पानी उनका मर रहा, तो क्या उसका फायदा क्या उस चीज का? सरकार का काम है जनता काम करना। सप्लीमेंट्री देखो प्रश्न की सप्लीमेंट्री पूछो। पाइपलाइन दब जा तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, सरकार जमीन नहीं मोल लेनी पड़ती उसमें, ठीक, किसान दबाने में तैयार है। दूसरा नंबर, शुगर मिल का जो पानी है वो नाला जो चौड़ा है, चौड़ा कराया जाए और सड्डा पक्की कराया जाए, नीचे से कच्चा रहा, ताकि जो शुगर मिल का पानी है वो हर साल फसल किसान की खराब करता है। और इतनी फसल खराब हो जाती, पड़ी पढ़ाई का समय फसल सारी खराब हो जाती है। तो नाला पक्का कराया जा, क्यों नहीं कराया जाता? पक्का हो जा, 10-20 किलोमीटर सारा खर्चा, ज्यादा खर्चा नहीं है उसके पास। किसान बहुत दुखी हर साल। तो आप जाओ इसमें सरकार कर सका, सरकार क्यों सकती? आप बताओ। जी मंत्री जी, जवाब कोई नया कुछ? सर, एक तो ये मैं इसको रिपीट करती हूँ कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। पिछली बार मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं वहाँ पे दिक्कत है, और पिछली बार जो सबमर्ज जो लैंड जो था वहाँ पे डिपार्टमेंट ने काम भी किया था, क्योंकि काफ़ी बाढ़ आए थे, 23 गांव इफेक्टेड थे और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे डिपार्टमेंट ने काम भी किया। ये जो आप पानी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नाला है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात हो सकती है अगर आप वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध करवाएं। वैसे जो नाला है उसकी जो डीसिल्टिंग है वो टाइमली होएगी, पिछली बार भी करी थी, इस बार भी उसको करेंगे, ताकि ये जो वहाँ पे कैपेसिटी जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे इस दौरान दिक्कत ना आए। और जहाँ तक मुआवजे की बात कर रहे हैं, 116 करोड़ मुआवजा भी जारी किया गया है। चलिए सर, जो शुगर मिल के नाले का जिक्र रामकरण जी ने किया, ये ठीक है कि बाढ़ के जो पानी बाहर से आता है ना, उन दिनों में तो ओवरफ्लो होता है, परंतु शुगर मिल का जो गंदा पानी है वहां खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बाढ़ के अलावा भी। अगर आप इस पे पुनर्विचार करें और इसको देखें, जो शुगर मिल से मसाने तक नाला आता है, अगर ये पक्का हो जाएगा तो वहां के किसानों को राहत होगी। इस पे पुनर्विचार करने का करें। ठीक। श्री आदित्य सुरजेवाला। क्वेश्चन 14। मंत्री जी। श्रीमान, इस संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मैंने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स के कैश अवार्ड्स, उनकी नौकरियां, उनके स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछा। जो डेटा माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया है, इसमें हम देख सकते हैं कि एलिजिबल एथलीट एंड कोचेस की आधी से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर कैश अवार्ड एंड स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी जाती है। 2023 की 370 और 2024 की 680 से ज्यादा एप्लीकेशंस आज भी पेंडिंग है। क्यों हम एथलीट्स को जो उनका हक बनता है कैश अवार्ड्स का, उनका हक बनता है स्कॉलरशिप्स का, उनको नहीं दे रहे, उनको पेंडिंग रखे जा रहे हैं, बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, स्पोर्ट छोड़ देते हैं, उनको उनका कैश अवार्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलता। दूसरा, जो OSP एंड ESP आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें अप्रैल 2021 से हमने सिर्फ एक ग्रुप ए की नौकरी दी है और जनवरी 2020 से सिर्फ 9 ग्रुप बी की नौकरी ऑफर करी है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में जाके मेडल्स जीत के आ रहे हैं और जो उनका हक बनता है जॉब का, हम उन्हें दे ही नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ?
माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने तो 4 भाग में क्वेश्चन पूछा है। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं वो टूटने के कारण कहीं डॉक्यूमेंटेशन में, कहीं समय से अप्लाई नहीं कर होना, उसकी वजह से ये रह जाती हैं। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और इनकी जो इनाम राशि है वो हर ईयरली वाइज कितनी स्वीकृत हुई है, कितनी वितरित हुई है, वो सारी जानकारी पटल के माध्यम से रख दी गई है। और रही दूसरी बात नौकरियों की, किस प्रकार से कब कब नौकरियां ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक की नौकरियां कैसे कैसे सरकार ने दी है। ए से बी ग्रेड की पॉलिसी में वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रखी जाती है, सी से सीईटी के माध्यम से, डी की हर विभाग में सीईटी के माध्यम से रखी जाती है। और इसका ब्यौरा कितनी नौकरियां अभी तक दी गई हैं, सारा ब्यौरा इनको दे दिया गया है। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब तक 19 से अब तक 4778 नौकरियां दे दी गई हैं और अलग अलग विभाग में इन सब की नौकरियां दी जा चुकी हैं। श्री देवेंद्र हंस। हो गया आपका? नहीं, आपका आ गया, जवाब आ गया जी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 15। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया जी। अध्यक्ष महोदय, जो ये मेरे पास जो जवाब आया है, मंत्री जी का जवाब तथ्य से परे है, परंतु जो गोला की जनता के साथ जो बद्दा मजाक किया जा रहा है, उनकी पीड़ा के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक जिसमें जवाब दिया गया कि वर्तमान में सड़कें संचारू एवं योग्य यातायात योग्य की स्थिति में है। मैं पिछले 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस रास्ते से निकले हैं। अगर मुख्यमंत्री जी बता दें, सप्लीमेंट्री पूछ, मैं वही नहीं, ये नहीं, उसका इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसी के साथ जुड़ा हुआ है मामला। वो मुझे पता है क्या पूछ, उसी के साथ अध्यक्ष जी, उसी के साथ जुड़ा है। अगर मुख्यमंत्री जी बता दें मेरी सड़कें सही है कि ठीक है कि मैं बैठ जाता हूँ, मैं ये होता है जी मंत्री जी। हाँ, वो गुजरे हैं मुख्यमंत्री जी वहां से। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, एक तो माननीय सदस्य ने कहा है कि मरम्मत कुछ सप्ताह में उखड़ जाती है, जनता के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य पहली बार चुन करके आए हैं, लेकिन कोई बात करे तो तथ्य के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो सड़क है ये डीएलपी पीरियड के अंदर है। डीएलपी पीरियड के अंदर कोई भी पैसा, कोई भी भुगतान सरकार की तरफ से नहीं किया जाता। वही एजेंसी काम करती है जिसने वो सड़क बनाई है। इस बार ये ठीक है कि जो बात गड्ढों की बात कही है, इस बार एक तो बरसात बहुत ज्यादा आई और उसके बाद में जो दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक हमारा कोई भी जो कार्य होता है तारपुल का, वो नहीं हो सकता, उससे वो उखड़ जाते हैं। ये कहते हैं कि वो उखड़ जाते हैं, जहां पानी खड़ा हो जाता है वो उखड़ जाते हैं। और मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जो ये सड़क है, इन्होंने जो कही है, कैथल से टिटियाना सड़क की बात इन्होंने जिक्र किया है, ये अब हमने इसको सीआईआरएफ योजना के तहत इसके 130 करोड़ रुपए इसके मंजूर भी हो गए हैं और इसको हरियाणा की सीमा तक हम 4 लेन बनाने का काम इस सड़क को हम करेंगे। ये भी मैं इनको बताना चाहूंगा। कोई भी सड़क जो होती है, ये जो पैचवर्क की जो बात होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो 30,603 किलोमीटर जो सड़कें उसका रखरखाव करता है, जिसमें से 16,484 किलोमीटर सड़कें जो है वो डीएलपी पीरियड के अंदर है। उसके अंदर जो भी पैचवर्क होते हैं, कोई काम होता है, उसको कोई पैसे का भुगतान नहीं किया जाता। वो जो जिस एजेंसी ने जो कार्य करते हैं उसी से वो करवाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो जैसे मंत्री जी ने बताया है कि ये सारा का सारा एजेंसी ही करती है रिपेयरिंग, परंतु जो जिस प्रकार से जो घटिया सामान लगाकर जो सड़क निर्माण किया जाता है,
कि उससे पहले या उस समय क्यों नहीं निरीक्षण किया जाता कि अब जो डीएलपी इन्होंने बताया, डीएलपी का मेरे पास आंकड़ा दिया है, क्या अब मौजूदा परिस्थिति में जाके देखा एजेंसी पर लगा तो दिया जुर्माना, परंतु वो सही तो नहीं हो रहा। ठीक, जुर्माना नहीं लगाया, जुर्माने की बात नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि ये सड़क बनी थी 3-4 साल पहले बनी होगी और इस सड़क को 7वें महीने तक ये डीएलपी पीरियड के अंदर है और 7वें महीने में मैंने कह दिया कि 130 करोड़ रुपए इसके मंजूर हो गए हैं और ये हम 4 लेन बनाने का काम करेंगे, इसको हरियाणा की सीमा तक। बढ़िया सड़क आपकी बनाएंगे, देवेंद्र का ध्यान, इसको श्री देवेंद्र